Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Chasing AI and hope you would have gone through my first introduction sessions on the AI and आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज AI एंड द ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट AI। सो ये दो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं इस सेशंस के अंदर एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल यू कैन डू सब्सक्राइब माय चैनल, स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लर्निंग ऑन द AI। वेलकम टू द AI एरा एंड एज यू नो AI में किस तरह से इवॉल्वमेंट हो रहा है एंड इफ यू गो टू माय इंट्रोडक्शन सेशंस आई हैव गिवन द ब्रीफ अबाउट AI हाउ रैपिडली इट इज गेटिंग चेंज्ड। और ये जो सेशन है जिसके अंदर मैंने बताया है हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं वो इस टॉपिक के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। वो है व्हाट इज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द सेकंड थिंग इज द ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट AI को यदि जानना है तो उसके हिस्ट्री में जाना जरूरी है। और any topic if you would like to learn and more about that topic and before you take the decisions or anything on that, कोई भी टॉपिक का हिस्ट्री में उसमें जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हिस्ट्री से ही पता चलेगा कि ये चीज़ें आज यहाँ तक इतना जो एडवांसमेंट हुआ है तो वो किस कारण से हुआ, बेसिक उसके जो फाउंडेशंस क्या है, तो ये जानना ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ AI? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जैसे कि हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस हमें पता है कि हम लोग व्हाट वी थिंक, एक्चुअली हम लोग थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, वी कैन टेक द डिसीजंस, वी कैन डू द रीजनिंग टास्क एक्चुअली एंड मैनी मेंटल टास्क लाइक वी कैन परफॉर्म लाइक एज एन ह्यूमन। सो यदि मशीन के ऊपर यदि इस तरह से ये इंटेलिजेंस यदि अप्लाई करे सो उसके अंदर क्या होगा कि क्या मशीन भी थिंक कर सकती है? सो व्हाट इफ मशीन स्टार्ट थिंकिंग? सो ये यहीं से एक थॉट स्टार्ट हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन 1950। सो यदि हम लोग क्या करें कि मशीन को इस तरह से ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है वैसे ही इंटेलिजेंस यदि हम लोग मशीन को दे दें, so just to simulate the human intelligence into the machine so that it will start learning by its own, एक्चुअली मशीन खुद ही अपने आप से लर्न करने लगेगी और इट विल स्टार्ट डूइंग द रीजनिंग टास्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजंस मेकिंग, ये सब जो जो बेसिक ह्यूमन के जो टास्क होते हैं वो यदि मशीन ही खुद करने लग जाए तो ये जो चीज होती है दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो ये क्या करेगी, आपकी मशीन को, आपके कंप्यूटर सिस्टम को, आपके मोबाइल को ह्यूमन लेस और ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, नो और लेस ह्यूमन इंटरवेंशन से ये क्या करेगी, टास्क को परफॉर्म करेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक तरह से सपोर्टिव सिस्टम बनने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें रिप्लेस होने वाली है, ये हमारा एक तरह से सपोर्टिव सिस्टम बनने वाला है। हम इसको कैसे वाइजली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करें ताकि हमारे जो डे टू डे जो टास्क होते हैं, चाहे ऑफिस के टास्क हो, आपके बिजनेस के टास्क हो, आपके डे टू डे कोई भी टास्क हो, ठीक है ना, तो उसके अंदर आप किस तरह से इस सपोर्टिव सिस्टम का आप यूज कर सकते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अभी चलते हैं कि जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट कौन कौन से रहे, ठीक है ना। सो आपने सुना होगा नासा के अंदर मार्स का रोवर जो लैंडिंग हुआ था 2004 के अंदर, तो ये मार्स रोवर्स के अंदर एआई के एल्गोरिदम यूज किए वहां पर इन्होंने। नेटफ्लिक्स के अंदर हमने देखा होगा रिकमेंडेशन सिस्टम, नॉट ओनली नेटफ्लिक्स, यूट्यूब के अंदर और हर जगह है, ठीक है ना। और 2006 से 2009 के बीच में ये नेटफ्लिक्स के अंदर ये बहुत ही शानदार एक तरह से इवॉल्वमेंट हुआ जिसके अंदर दे हैव इंट्रोड्यूस द एआई एल्गोरिदम, उसके अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपनी टेक्नोलॉजी में और फिर उन्होंने रिकमेंडेशन सिस्टम वगैरह इस तरह से एक तरह से ये प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया। इट इज़ वन ऑफ द गुड प्लेटफॉर्म एक्चुअली, जो कि 2006 से 2009 के बीच में हुआ था। फिर आईबीएम का जो वॉटसन है जिसने 2011 के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो क्विज है जेपार्डी वो इन्होंने विन कर दी थी। तो इस प्रोडक्ट ने, आईबीएम के वॉटसन ने, ये एक तरह से माइलस्टोन अचीव किया था एआई के अंदर। फिर उसके बाद में गूगल ट्रांसलेट, सभी आप यूज करते हो गूगल ट्रांसलेट, सो ये एक तरह से इनिशियली गूगल जो ट्रांसलेट था वो 2006 के टाइम में जो स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग, जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग बोल सकते हो या फिर आप क्लासिकल मशीन लर्निंग है, उसके बेस
एल्गोरिदम के बेस्ड वो उन्होंने एक तरह से मॉडल बनाए थे, और उन्होंने गूगल ट्रांसलेशन का एक तरह से प्रोडक्ट बनाया है उन्होंने, जिसमें आप कोई भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हो। तो वो उन्होंने स्टार्टिंग में शुरू किया था, देन उसके बाद में इसके अंदर इवॉल्वमेंट हुआ, दे हैव एडेड द डीप लर्निंग एंड 2016 के अंदर ये गूगल ट्रांसलेट बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गया। ठीक है। इसके अलावा एप्पल द्वारा जो लॉन्च किया गया था जो सीरी प्रोडक्ट है, आप एप्पल के यदि आप आईफोन वगैरह यूज करते हो तो इसके अंदर सीरी है। आप जब इनिशियली इंस्टॉलेशंस में जाते हो तो सीरी ही आपकी काफी कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लेता है। इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट है वो 2011 में जब लॉन्च हुआ था, तो ये भी एक तरह से ये एआई का सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। उसके बाद में गूगल असिस्टेंट, आपकी यदि एंड्रॉयड और स्मार्ट टीवी है उसके अंदर आपने देखा होगा कि हम लोग रिमोट के अंदर जस्ट एन वॉइस कमांड देंगे एंड कंटेंट उस तरह से सर्च होता है। ठीक है ना। तो गूगल असिस्टेंट इज आल्सो वन ऑफ द सक्सेसफुल एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका 2016 के करीब ये लॉन्च हुआ था। अमेजोन का एलेक्सा इन 2014, एंड अपने मोबाइल के अंदर जब ये स्मार्ट जो सेल फोन वगैरह ये है आने लगे, तो आपने देखा होगा 2014 से लगा करके उसके बाद में फेशियल्स का ये रिकॉग्निशंस का आने लग गया था, लेकिन 2017 के करीब इसका काफी ज्यादा बूम हुआ कि हर एक मोबाइल के अंदर ये फेशियल रिकॉग्निशंस होता है, उससे आपका लॉक अनलॉक हो सकता है। तो ये एक तरह से फेशियल रिकॉग्निशंस भी मोबाइल के अंदर ये जो प्रोडक्ट्स है वो इसी एआई की एल्गोरिदम्स के बेसिस पे काम करते हैं। फिर आता है ऑटोमेटिक फोटो टैगिंग। आपके फोटो है ऑटोमेटिकली, ये आपका आपके एक ग्रुप फोटो है, उस ग्रुप फोटो के अंदर आपके अलग अलग इसमें लोग हैं, तो इजीली ये क्या करेगा कि ये जो एआई क्या करेगा, एआई मॉडल क्या करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये पर्सन ये है, ये वाला पर्सन ये है। तो इस तरह से ये टैगिंग भी शुरू हो गई थी आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सभी प्लेटफॉर्म पे। तो ये भी एक तरह से एक बहुत ही अच्छा मतलब आई कैन से प्रोडक्ट तो नहीं है, लेकिन एक एल्गोरिदम जो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपने इसमें इंट्रोड्यूस किया था। फिर उसके बाद में मेडिकल जो और हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर आप देख सकते हो कि मेडिकल एंड हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर जो जो रिपोर्ट्स होती है, स्कैन रिपोर्ट्स वगैरह होती है, इमेजिंग एनालिसिस, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। उसके बाद में अल्फागो जो गूगल के द्वारा अल्फागो मास्टर्स जो गेम है वो 2016 है, वो एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक तरह से माइलस्टोन भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में टेस्ला की ऑटो पायलट कार 2015 से ये शुरू हो गया था। तो ये इसके अंदर आज जो 2025 के अंदर जो टेस्ला है वो काफी एडवांस हो चुका है, जिसके अंदर ये कंप्लीट ऑटो पायलट मोड में चलती है एंड ऑटोमेटिकली कार ड्राइवरलेस है। तो इस तरह से ये भी एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। वाइमो ने लॉन्च किया। वाइमो इज गूगल का प्रोडक्ट है। उन्होंने इसी तरह से जैसे कि टेस्ला है वैसे ही इन्होंने सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी सर्विस स्टार्ट की। फिर उसके बाद ने चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी ने लॉन्च किया चैट जीपीटी 2022। ये पब्लिक डोमेन के अंदर एक तरह से एआई का इस्तेमाल होने लगा और हम लोग इसका रैपिडली इसका यूज करने लगे। इनिशियली ये थोड़ा सा कम था एंड देन कुछ ही महीनों में और विद इन ए ईयर काफी इसके यूजर्स हो गए चैट जीपीटी के, और अब तो काफी मिलियंस एंड बिलियंस होंगे। तो यूज करते हो तो उसके अंदर जिस तरह से ये ट्रैफिक डिटेल है, अपडेट है, वेदर कंडीशंस डिटेल्स है, इसके अलावा डाइवर्जेंस वगैरह है, रियल टाइम जो अपडेट हमें मिल रहा है एक तरह से ट्रैफिक का, और आपको तो इस गूगल मैप के अंदर एक तरह से ये एआई का बहुत ही शानदार तरीके से एल्गोरिदम्स इसमें यूज की गई है, जिस वजह से ये एक तरह से बहुत ही शानदार सक्सेसफुल प्रोडक्ट बना है गूगल मैप। एंड फिर उसके बाद में ईमेल की स्पैम फिल्टरिंग, लाइक आपके गूगल मेल के अंदर आपके जीमेल के अंदर आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी ईमेल आता है आपके, यदि सही मतलब काम का ईमेल है तो वो आपके अच्छा मतलब फिल्टर्ड हो गया हो जाएगा आपके इनबॉक्स में। यदि कुछ ऐसे है जो स्पॉन्सर्ड ईमेल है, लाइक राइट स्पॉन्सर्ड ईमेल है, या फिर कोई अनप्रोटेक्टेड ईमेल है जो कि सिक्योरिटी को वायलेट करते हैं, ऐसे जितने भी ईमेल्स हैं वो स्पैम के उसके अंदर फिल्टर हो जाते हैं, स्पैम फोल्डर के अंदर। आप जाके देखना उसमें आपके बहुत सारे मेल्स होंगे वो स्पैम क्लासिफाइड है। तो ये भी एक तरह से कैसे होता है, ये आपके एआई के एल्गोरिदम अप्लाई होती है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लो या फिर कोई भी, तो इसमें आपने देखा होगा कि जो एड्स होते हैं, तो जैसे कि
जो ऐड जो आएंगे वो आपके यूजर बिहेवियर के हिसाब से, आपने कोई चीज मतलब कोई भी इंक्वायरी की है तो देन उसके बाद में यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ एड्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर आपके सर्च के हिसाब से वो शुरू हो जाएगा। वो बार बार वो आपको पता है, जब तक आप उसको अपने इंटरेस्ट से बाहर नहीं निकलते हो और उसको स्टॉप नहीं करते, वो कीप ऑन कमिंग, एक्चुअली वो रिकमेंडेशन होता ही रहेगा। तो इस तरह से ये जो स्मार्ट एल्गोरिदम्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम इन्होंने इंटीग्रेटेड किए हैं अपने प्लेटफॉर्म में, और ये हमें बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस देता है। सो अल्टीमेटली दीज आर द एआई के जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स हैं लास्ट 2 डिकेड्स के अंदर, वो मैंने बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एवरीथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन हियर, बट आप इसमें जो भी इसके अलावा और कोई डिटेल चाहिए प्रोडक्ट का तो आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, सो लेट मी कम टू द ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द एआई। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हिस्ट्री है उसमें आपको मैं लेके जाता हूं, एंड लेट्स कम टू द 1950। ओके, 1950 के अंदर एलन ट्यूरिंग नाम का जो बंदा था उसने एक तरह से थॉट डेवलप की कि आप मशीन भी थिंक कर सकती है क्या, कैन मशीन थिंक। सो एक तरह से ये थॉट थी, उसके ऊपर कोई एडवांसमेंट नहीं हुआ था, लेकिन उसने थिंक किया कि जिस तरह से हम लोग डिसीजंस लेते हैं, जिस तरह से हम लोग चीज़ों को रीजनिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करते हैं, हमारा माइंड करता है, क्या मशीन भी इस तरह से कर सकता है क्या। तो इस तरह से ये एक तरह से थॉट डेवलप हुई थी, एंड ये जो थॉट है वो आगे जाकर 1956 के अंदर एआई टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज हुई। सो एक तरह से एक कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक टेक्नोलॉजी का कॉन्फ्रेंस था, और उसके अंदर एआई जो टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका यूज हुआ इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और उसके साथ में उसके आसपास ही एक फर्स्ट जो एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको सपोर्टिंग लैंग्वेज में बोल सकता हूँ कि लिस्प प्रोसेसर है, वो लिस्प है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई। उसके बाद में फिर आप देखेंगे कि let me take the laser pointer for your better understanding, yeah, ओके। फिर उसके बाद में देखो, ये एलिजा नाम का एक तरह से फर्स्ट चैटबॉट मैं बोल सकता हूँ, जिसमें वो डेवलप किया गया था इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जो वहाँ पर उस समय जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी थी उसके बेसिस पे एक तरह से ये चैटबॉट डेवलप किया गया, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, ऑलरेडी फीड किए गए थे एक तरह से प्रोग्रामेटिकली, एंड उसके बाद में इनको एक तरह से इस चैटबॉट को ह्यूमन लैंग्वेज में क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए। बहुत ही स्टैंडर्ड था, काफ़ी बिगिनिंग थी ये, ठीक है ना, 1960 के अंदर। देन उसके बाद में फिर हुआ कि प्रोलॉग एक तरह से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई थी, एंड देन वी हैव द एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम एक तरह से प्रोडक्ट डेवलप किया गया था, एंड देन उसके बाद में ये टाइम था 1980 का। सो 1960 से लगा के 1990 तक ये जो एक तरह से जो टाइम था जिसके अंदर डेटा, जो डिजिटल डेटा बहुत कम था, और उसके साथ ही जो टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। देन उसके बाद में फिर 1990 के बाद में देखें तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि एआई के अंदर इनिशियली एआई के बारे में जो थॉट डेवलप हुई कि मशीन थिंक और नॉट, फिर टर्मिनोलॉजी आई, देन उसके बाद सपोर्टिंग जो प्रोडक्ट बनने लगे इसके, जो उस समय अवेलेबल टेक्नोलॉजी थी, और ये थोड़ा सा स्लाइटली एआई के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ। और ये जो आप देख रहे हो, ये एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि द फर्स्ट ब्रेक थ्रू भी बोल सकता हूँ इसके अंदर। तो ये क्या हुआ था कि 1997 में आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि आईटी कंपनी है, रिसर्च कंपनी है, इस आईबीएम ने सबसे पहले अपना एक प्रोडक्ट बनाया, डीप ब्लू। डीप ब्लू ये एक तरह से प्रोडक्ट है, वो एआई प्रोडक्ट है, और इन्होंने इस प्रोडक्ट ने एक्चुअली उस समय के जो चेस के जो चैंपियन थे, गैरी कैस्परव, सो उसको बीट किया। तो ये इस तरह यहां पर प्रूव हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो, मतलब कि जिसके अंदर वो जो इंटेलिजेंस है वो किस तरह से डेवलप हुई है, और वो किस तरह से मतलब कि इसको आगे और ले जा सकते हैं। एक तरह से ये एक बहुत ही शानदार ब्रेक थ्रू था, और ये एआई की जो कम्युनिटी है उनके लिए मैं बोल सकता हूँ कि एक तरह से बहुत शानदार मोटिवेशन था, और उनको एक बेस मिल गया था। देन उसके बाद में फिर बात करते हैं 2000 का जो टाइम है।
2000 के टाइम में मशीन लर्निंग के ऊपर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ। एंड जो मशीन लर्निंग है जिसके अंदर क्लासिकल मशीन लर्निंग है, रिग्रेशंस एंड क्लासिफिकेशंस प्रॉब्लम वगैरह है, डिफरेंट एल्गोरिदम्स को अप्लाई करना, इन एल्गोरिदम से ये मॉडलिंग वगैरह करना, तो ये इस समय 2000 के टाइम में इसमें थोड़ी सी तेजी आई मशीन लर्निंग मॉडलिंग में। और फिर उसके बाद में डीप लर्निंग एक्चुअली, सो जो डीप लर्निंग है वो लाइक एक तरह से मशीन लर्निंग का ही एक तरह से सबसेट होता है। तो इसका जो एडवांसमेंट है मशीन लर्निंग का, देन उसके बाद में फिर डीप लर्निंग हुआ 2006 के टाइम में। एंड 2006 के टाइम में ये इसके अंदर डीप लर्निंग में जैसे न्यूरल, जैसे हाउ माइंड अपना जैसे किस तरह से बना हुआ है, जो न्यूरॉन्स वगैरह कैसे काम करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशंस को रिसीव करते हैं अपने ब्रेन के अंदर, वो न्यूरॉन्स वगैरह जो ट्रिगर होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, फिर वापस डीएक्टिवेट होता है, तो उसी बेसिस के उसकी स्टडी करके ये डीप लर्निंग की जो एल्गोरिदम्स डेवलप की गई, एंड डीप लर्निंग के बेसिस प्रोडक्ट डेवलप होने लगे। देन उसके बाद में इट वाज द टाइम इन 2011 व्हेन डीप लर्निंग के अंदर एक तरह से अगेन वापस आईबीएम ने अपना वॉटसन का जो एक प्रोडक्ट है, वो क्या ये प्रोडक्ट है वो जेपार्डी जो क्विज है उसको विन किया। तो ये प्रूव होने लग गए, ये एक तरह से नया माइलस्टोन मिला वापस एआई कम्युनिटी को कि हाँ एआई के जो प्रोडक्ट है वो उसको हम लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस उसके अंदर डेवलप्ड कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में आपने नाम सुना होगा अभी कि एंड्रयू एनजी, एक्चुअली एंड्रयू एनजी जो इसको काफी ज्यादा फेमस बंदा है ये, और जेफ डेन, इन दोनों ने मिलके क्या किया 2012 के अंदर डीप न्यूरल नेटवर्क के ऊपर इन्होंने बताया कि बहुत सारे फीचर्स डिस्कवर किया जा सकता है एक्चुअली। सो उन्होंने क्या किया कि अनसुपरवाइज्ड जो लर्निंग को स्केल करके वो बहुत सारे फीचर्स डिस्कवरी कर सकते हैं। तो ये एक तरह से इन्होंने बिल्डिंग द हाई लेवल फीचर्स यूजिंग लार्ज स्केल अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पे इन्होंने काम किया। देन इट वाज द टाइम इन 2016 जब गूगल के अंदर, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, गूगल के अंदर ने अल्फा गो मास्टर्स, ये मास्टर द गेम ऑफ गो, ये एक तरह से प्रोडक्ट डेवलप किया। एंड देन उसके बाद ने 2017, ये जो टाइम आता है मैं इसको बोलूंगा द फर्स्ट ब्रेक थ्रू हैपेंड इन 1997। देन उसके बाद ने फिर एक तरह से अच्छा माइलस्टोन 2011 में मिला। देन उसके बाद ने 2017 के अंदर ये एक तरह से ब्रेक थ्रू है, जो आप देख सकते हो कि 2017 के बाद ने जो एआई के अंदर इवॉल्वमेंट हुआ, ये आप देख सकते हो किस तरह से ये 2017 के अंदर एआई, ये एक तरह से इस पॉइंट से अचानक मतलब रैपिडली एआई के अंदर एडॉप्शन हुआ है, एआई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, और ये एक तरह से ब्रेक थ्रू है। और ये ब्रेक थ्रू क्यों हुआ कि ट्रांसफॉर्मर एक आर्किटेक्चर है वो डेवलप किया गया। तो ये हुआ है गूगल की जो एक ब्रेन टीम है, उन्होंने क्या किया कि एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसके अंदर उन्होंने ट्रांसफार्मर जो आर्किटेक्चर है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जो एनकोडर एंड डिकोडर एंड अटेंशन मैकेनिज्म पे काम करता है, उसको उन्होंने पब्लिश किया और इस ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया। और इसने एक तरह से एनएलपी के अंदर, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है, जो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके मशीन यदि आपकी कोई भी चीज़ों का आंसर देते हैं आपकी लैंग्वेज में, आप उसको टाइप करेंगे या फिर वॉइस कमांड देंगे, वॉट एवर इट इज, एंड देन इट विल अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, आपके जो रीजन की है जो स्टैंडर्ड आपकी जो लैंग्वेज है उसको समझेगा मशीन, और समझ के फिर आपका कंटेंट जनरेट करेगा। तो इसको बोलता है कि एनएलपी, जिसके अंदर आपको नेचुरल लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन आंसर होता रहता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है वो गूगल की ब्रेन टीम ने जो डेवलप किया, एंड उन्होंने जो इस रिसर्च पेपर के अंदर जब इंट्रोड्यूस किया, तो ये एक तरह से ब्रेक थ्रू बना। जितने भी ये जीपीटी, चैट जीपीटी और जेन एआई, एजेंटिक एआई और जो भी रैग और एलएलएम्स वगैरह, आप जितनी भी चीजें, ये टर्मिनोलॉजी आप सुन रहे हो मतलब मार्केट के अंदर, तो ये एक तरह से ये पूरा का पूरा सब चीजें, ये पूरा डिपेंड है इस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे। Okay, so this transformer architecture was published and इंट्रोड्यूस बाय गूगल ब्रेन टीम, इन्होंने काम किया, बहुत ही शानदार काम किया इस पे, और ये एक तरह से एनएलपी का ब्रेक थ्रू है। देन उसके बाद में हम लोग चलते हैं 2018, इट वाज द टाइम इन 2018। सो 2018 के अंदर ये जीपीटी 1 एक
लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो लॉन्च हुआ था, एंड दैट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम द ओपन एआई कंपनी। इन्होंने लॉन्च किया था फर्स्ट एलएलएम, इसको बोल सकते हो लार्ज लैंग्वेज मॉडल GPT-1। और इसके साथ ही एक बर्ट भी है, वो एनकोडर है ओनली। बर्ट भी जो है वो रिलीज किया गया था, इससे शायद पहला है 2017 के बाद में, जस्ट 2017 और 18 के बीच में। देन उसके बाद में फिर ओपन एआई ने वापस अपने नया लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक्चुअली इंट्रोड्यूस किए, और फिर उन्होंने एक पब्लिक के लिए एक तरह से एक पब्लिक डोमेन में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसको बोलते हैं चैट जीपीटी एक्चुअली, जिसके अंदर आप कोई भी क्वेश्चंस पूछेंगे और कुछ भी आप इनपुट देंगे आपकी ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर, और एक तरह से चैटबॉट होता है और बिल्कुल सिंपल स्क्रीन है जिसके अंदर इन्होंने चैटबॉट में आप कुछ भी पूछना चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू, मीन्स आपके दिमाग में कोई भी चीज़ आ गई कि मुझे ये इसके बारे में बताओ, या फिर मेरा ये क्वेश्चन है इसका मुझे आंसर बताओ, और व्हाट इज हैपनिंग अराउंड एक्चुअली, और कोई भी टॉपिक के ऊपर कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आप कुछ भी आप अपने ह्यूमन टेक्स्ट लैंग्वेज में आप डाल देंगे, और वो ये इनपुट क्या करेगा, ये चैट जीपीटी क्या आता है, उसका इनपुट वो उस समय क्या ले रहा था, ये टेक्स्ट इनपुट ले रहा था, और फिर उसके बाद में इन्होंने ये चैट जीपीटी के अंदर ये आपको कंटेंट जनरेट करके देगा, ठीक है ना। तो ये एक तरह से लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर बेस्ड था, ये एक फर्स्ट पब्लिक प्रोडक्ट हो गया एक तरह से एआई का, जनरेटिव एआई के अंदर। एंड देन उसके बाद में फिर ओपन एआई और बहुत सारे अदर कंपनीज है जिन्होंने मार्केट के अंदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल रिलीज किए, जैसे कि लामा कंपनी ने लामा का जो मॉडल है मेटा कंपनी ने जो लॉन्च किया है। इसके अलावा मिस्ट्रल वगैरह बहुत सारे क्लाउड इन्होंने अपने अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं वो लॉन्च किए, और अलग अलग कैपेबिलिटी के लिए। एआई कैपेबिलिटी लाइक चैट जीपीटी के अंदर इनिशियली क्या था कि टेक्स्ट को ये इनपुट एजेंट लेता था, लेकिन उसके बाद में फिर मल्टी मॉडल मॉडल्स डेवलप हो गए, मार्केट के अंदर आए, और चैट जीपीटी के अंदर भी इवॉल्वमेंट हुआ। और इसके अंदर क्या करेंगे, आपकी इनपुट आप टेक्स्ट तो लेता ही है, इसके अलावा आप ऑडियो भी इनपुट कर सकते हो, आप बात भी कर सकते हो, लाइक आपको इनपुट देना है तो उसके लिए आप ऑडियो के थ्रू भी दे सकते हो, वॉइस कमांड भी दे सकते हो, और फिर इमेजेस है, वीडियो है, तो इस तरह से ये स्क्रीनशॉट वगैरह ये इमेजेस भी आप देख सकते हो। और इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करेगा कि एनालाइज करके आपको आंसर देगा आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से। तो ये जो जेन एआई का जो मैं बोल सकता हूँ जो एरा स्टार्ट हुआ, वो जनरेटिव एआई का जो राइज हुआ वो 2022 एक तरह से चैट जीपीटी का जो लॉन्च हुआ ना, उसी टाइम से ये जेन एआई का एरा मैं बोल सकता हूँ कि स्टार्ट हुआ है। एंड देन उसके बाद में फिर आप देख सकते हो किस तरह से ये इवॉल्वमेंट क्विकली हो रहा है। एंड फिर उसके बाद में देखा गया कि जेन एआई की बेस्ड एप्लीकेशंस मार्केट में होने लगी, ठीक है ना, जैसे समराइजेशन है, क्वेश्चन आंसर है, इसके अलावा बहुत सारे जो यूज केसेस है वो इंडस्ट्री के अंदर यूज होने लग गए। तो वो इंडस्ट्री के अंदर तो इस तरह से एलएलएम के बेस उन्होंने एप्लीकेशन बनाई है, तो जेन एआई एप्लीकेशंस बोलते हैं उनको, उन्होंने बनाई। देन उसके बाद में फिर देखा कि वही लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेलुसिनेशंस की। हेलुसिनेशंस होगा तो वो हेलुसिनेशंस को रिड्यूस करने के लिए क्या होगा कि आपको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है, राइट। आप यदि प्रॉम्प्ट जो दे रहे हो, आप वो प्रॉम्प्ट यदि कंफ्यूजिंग वाला है तो वो क्या करेगा, आपके पास दो तीन अलग अलग ऑप्शन से दो तीन अलग अलग चीजें एनालाइज करेगा एलएलएम, और फिर वो आपको एक्यूरेटली चीजें प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जो आपको चाहिए। यदि आप प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट देते हैं, प्रॉपर इनपुट देंगे, तो वो क्या करेगा कि आपको जो उस एक्यूरेट आपको आंसर जनरेट करके देगा। लेकिन इसके अंदर क्या है कि हेलुसिनेशंस वो फिर भी रहा है, तो उसके लिए क्या हुआ कि रैग है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, जो एक फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज करेंगे और उसके साथ में क्या करेंगे, हम लोग एडिशनल कॉन्टेक्स्ट है वो भी हम एडिशनल नॉलेज, एक्सटर्नल नॉलेज वो देंगे। तो वो क्या करेगा कि ये रैग फ्रेमवर्क क्या करेगा कि रिड्यूस करेगा आपके हेलुसिनेशंस की जो प्रॉब्लम है एलएलएम की। देन उसके बाद में फिर आपने सुना होगा अभी 2023 और 2024 के बाद में
एजेंट्स के बारे में सुना होगा आपने कि एआई एजेंट होते हैं। एजेंट जो एक तरह से क्या होगा कि एक स्किल्ड लाइक प्रोग्राम होता है जो क्या करेगा कि आपके काम को खुद ही कर लेगा ऑटोमेटिकली एक्चुअली। ठीक है ना? तो ये एजेंट क्या करेगा कि ये आपके ऑटोमेशंस में काम आएगा और बहुत सारे जो प्रोसेसेस है वो आपको ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस के आपके शुरू कर देगा तो पर्टिकुलर टास्क के लिए। फिर उसके बाद में एजेंटिक एआई सॉल्यूशनिंग, ये भी मार्केट के अंदर काफी ज्यादा बूम है और अभी जो बूम है वो एजेंटिक एआई का जो जो सॉल्यूशंस है वो सबसे ज्यादा चल रहा है कि लाइक मल्टीपल एजेंट्स विल बी देयर एंड जो आपके वर्क फ्लो को, इंटायर वर्क फ्लो को क्या करेगा, ऑटोमेट करेगा और अपने जो टास्क है और अपने जो वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग आप टेक्नोलॉजी सेलेक्शंस करते हैं, एलएलएम सेलेक्शंस करते हैं और एजेंट को बिल्ड करते हैं, राइट? सो ये अभी जो बूम है वो चल रही है एंड हियर यू कैन सी दिस इज व्हाट हाउ द एआई वाज इवॉल्व्ड फ्रॉम 1950 टू 20, अभी तक 2025 तक ये देख सकते हो इस तरह से ये इवॉल्वमेंट हुआ है एंड दिस आर द मेजर ब्रेक थ्रू। और इन फ्यूचर क्या होने वाला है कि फ्यूचर में अ, जैसे कि अब एआई के अंदर है जो वो इमोशनल क्वेश्चन इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो चीज अभी भी मिसिंग है। ठीक है ना? सो ईक्यू है, इमोशनल क्वेश्चन एंड उसके बारे में सेंस और फीलिंग्स, ये सब चीजें हैं और डीप इमोशंस को नहीं समझता है। ठीक है ना? तो ये जो प्रोडक्ट है वो इनमें अभी भी ये सब चीजें काम फ्यूचर में होने वाला है एंड ये सब चीजें आएंगी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। फ्यूचर्स जो होगा वो फ्यूचर के अंदर एजीआई और एएसआई पे काम चलेगा। जनरल इंटेलिजेंस होगा जो जिसको बोल सकते हैं कि ह्यूमन के लेवल की जो इंटेलिजेंस मशीन में आ जाएगी एंड देन उसके बाद में सुपर इंटेलिजेंस होगा। वो माना जाता है कि बहुत सारी चीजें होगी जो आपके मतलब कि ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है उसको भी उससे भी ऊपर चला जाएगा ये एएसआई। तो ये है बट फिर भी इमोशनल जो क्वेश्चन है एंड सेंस की फीलिंग्स है, डीप इमोशंस है, ये सब चीजें है ना अभी भी एक तरह से वो रही है, इस पे काम चल रहा है, ये सब लैब के अंदर है सब चीजें। ओके, सो दिस इज व्हाट द ब्रीफ हिस्ट्री। होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना? अब जी तक हमने क्या समझा, व्हाट इज एआई एंड ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर हमने 1950 से लगा के अभी तक कितना एआई के अंदर इवॉल्वमेंट हुआ है वो सब चीज़ें और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स के बारे में सीखा है। देन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। एआई होता है, कभी आपने सुना होगा एआई, मशीन लर्निंग, एमएल, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, RAG, LLM, Gen AI, right? Agents, AI agent, agentic systems, and these are the many different terminologies actually being used nowadays. तो इनको समझना जरूरी है कि वास्तव में ये सब चीजें कैसे हैं और कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि एआई एक तरह से ब्रॉड पिक्चर है, राइट? एआई क्या है? एक तरह से ब्रॉड पिक्चर है। सो देखो, अब एक तरह से बड़ा गोला है, ओके, और इसके अंदर इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरा एआई है। ठीक है ना? और ये कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी वो मैं आपको बता देता हूँ कि आजकल जो यूज होती है, एआई है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है और इसके साथ में न्यूरल नेटवर्क है, ये सब यूज होते हैं। ठीक है? देन उसके बाद में ये आपके एलएलएम है। ठीक है ना? मॉडल्स है, बोलते हैं कि एआई मॉडल्स है। ठीक है ना? एआई मॉडल्स है, एल्गोरिदम्स है। ठीक है? एल्गोरिदम्स है, एल्गोरिदम्स है एंड इसके अलावा रैग है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशंस एंड वेक्टर डेटाबेस है, राइट? एंड एजेंट्स है, एआई एजेंट, एआई एजेंट बोल सकते हैं इसको, एजेंटिक सोल्यूशन है, एजेंटिक सॉल्यूशंस है। तो ये बहुत सारी डिफरेंट, और जेन एआई है, जनरेटिव एआई। ठीक है ना? तो ये सब अलग अलग टर्मिनोलॉजी ये यूज होती है। तो इनका आपस में क्या रिलेशन है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने ये बताया, ये आप मानो कि ये जो एआई है बहुत बड़ा एक तरह से ब्रॉड पिक्चर हो गया है क्या, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि यदि इसमें एक सबसेट लिया मैंने,
ये जो डिवाइस है मेरे लिए काफ़ी न्यू है, इसीलिए थोड़ा स्लो है। ये सबसेट मैंने ले लिया मशीन लर्निंग। ओके, सो एआई जितनी भी ब्रॉड पिक्चर है हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उसको एआई बोलेंगे, ठीक है ना। और इसके अंदर जो होती है वो होती है मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग क्या है, एक तरह से एआई का सबसेट है। ओके, सो एआई का जो सबसेट है, एआई है, उसका सबसेट कौन सा है, मशीन लर्निंग। ओके, मशीन लर्निंग है। इस मशीन लर्निंग के अंदर ये क्या है कि इसको अब इसके अंदर भी तीन चार अलग अलग तरीके हैं। तो इसको मैं बोलूं कि मशीन लर्निंग है, इसके अंदर इसको क्लासिकल क्लासिकल एमएल बोल सकता हूं, या फिर स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिकल एमएल हो गया, ठीक है ना। जब मैं बात करता हूँ स्टैटिस्टिकल और क्लासिकल क्लासिकल एमएल का, तो इसमें आपकी सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और ये सब रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम वगैरह ये सब चीज़ें आ गई। फिर मैं क्या करता हूँ कि एमएल के अंदर ही क्या हुआ कि इवॉल्वमेंट हुआ, ठीक है ना। एमएल के अंदर ये मशीन लर्निंग, इसके अंदर काफ़ी कुछ परिवर्तन हुए और फिर उसके बाद में ह्यूमन के जो, ये मैं ले लेता हूँ। ओके, एक और इसके अंदर एक गोला ले लेता हूँ जिसको सबसेट बोल सकते हो आप, ठीक है ना। ये डीप लर्निंग का, ओके, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इसके बाद में एमएल के बाद में इसका सबसेट क्या हो गया है, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग कुछ नहीं है, ये मशीन लर्निंग का ही एक तरह से सबसेट है। ये समझ सकते हैं कि एडवांस मशीन लर्निंग है, जो कि जो ह्यूमन के जो न्यूरॉन्स है उसकी स्टडी करके उसको मिमिक किया गया है और उसके बेसिस पे इन्होंने बहुत सारी एल्गोरिदम्स वगैरह उस पर डेवलप की, जो इसको डीप लर्निंग की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। सो डीप लर्निंग हो गई। एंड इसके अंदर ये डीप लर्निंग क्या होगा कि इसके अंदर दो तरह की कैपेबिलिटी हो गई, राइट। मशीन लर्निंग के अंदर क्या था कि प्रेडिक्शंस की थी, कि आप कुछ चीज़ों को प्रेडिक्ट करेगी, ये प्रेडिक्शंस कैपेबिलिटी, जो क्या करेगा कि आपके जो एक तरह से रिग्रेशंस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कि मतलब कि कोई भी वैल्यू आज ये है तो वो फ्यूचर में कितनी होगी। तो वो एक तरह से इंक्रीमेंटल या बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस कोई वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, ठीक है ना। तो वो रिग्रेशन टाइप की प्रॉब्लम होती है। और क्लासिफिकेशंस प्रॉब्लम क्या होती है, जिसके अंदर आपके इनपुट, आप कोई भी इनपुट डिटेल देते हो और उसमें बताते हो कि ये एक तरह से कौन सा फ्रूट है, लाइक आपने फ्रूट का शेप दे दिया, कलर दे दिया, साइज दे दिया, देन ये मशीन लर्निंग क्या करेगा कि मॉडलिंग ये इसको क्लासिफाई करेगा कि ये एप्पल है, ऑरेंज है, क्या है, ठीक है ना। तो एक तरह से क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। फिर होती है क्लस्टरिंग प्रॉब्लम, होती है एसोसिएशंस प्रॉब्लम्स होती है, तो वो भी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वगैरह में इसमें एमएल में आती है। और यदि डीएल की बात करें डीप लर्निंग के अंदर, तो ये एक तरह से एडवांसमेंट है एमएल का ही। और इसके अंदर क्या होता है कि दो तरह की कैपेबिलिटी इसके अंदर खास तरह से डेवलप हुई है। एक तो कंप्यूटर विजनिंग की, कंप्यूटर विजनिंग जिसको मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसके अंदर ये इवॉल्वमेंट हुआ है। कंप्यूटर विजनिंग, जो चीज़ें जैसे हम लोग देख सकते हैं तो मशीन भी तो देख सकती है, राइट। उसको भी यदि उसको इमेज दी जाए या फिर उसको विजुअल्स दिए जाए तो वो उससे एनालाइज कर सकती है, राइट। तो ये विजुअल कैपेबिलिटी जो है, कंप्यूटर विजनिंग की जो कैपेबिलिटी है, वो इसमें डीप लर्निंग के अंदर डेवलप हुई है। और दूसरी है कि एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आप अपनी ह्यूमन लैंग्वेज, आप चाहे इंग्लिश में, हिंदी में, और कोई भी आपकी नेटिव लैंग्वेज भी हो, और उस लैंग्वेज में यदि आप कुछ टेक्स्ट इनपुट दे रहे हो या फिर कोई सवाल, क्वेश्चंस पूछ रहे हो, और उस आपको जवाब भी उसी लैंग्वेज में वापस मिल जाए एक्यूरेट होके, तो ये एक तरह से पूरा इसको बोलता है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क। तो एनएलपी के जितने भी टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए, और या कंप्यूटर विजनिंग है उसके लिए, ये डीप लर्निंग का यूज होता है, ठीक है ना। अभी तक शायद आपको समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट जो चीज है डीप लर्निंग के बाद में, उसका जो सबसेट है वो देखता हूँ। सो डीप लर्निंग के अंदर क्या हुआ कि एक और सबसेट बनाता हूं मैं, एंड दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मर। ओके, ट्रांसफॉर्मर, ओके, ट्रांसफॉर्मर, ओके। इसको मैं इधर, ये है ट्रांसफॉर्मर, ये हो गया, ये हो गया ट्रांसफॉर्मर। ये कुछ नहीं, एक आर्किटेक्चर होता है
कोई भी मॉडलिंग का। तो जैसे कि आपने ब्रीफ हिस्ट्री में देखा होगा, एक तरह से ये क्या है, एक ब्रेक थ्रू है एआई के अंदर, ठीक है ना। और ये ब्रेक थ्रू है, और ये किसके लिए है, एनएलपी के लिए। इनिशियली ये एनएलपी के, देन उसके बाद में मल्टी मॉडल्स बनते गए, तो इसमें कंप्यूटर विजनिंग वगैरह काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें कैपेबिलिटी आ गई। तो एनएलपी के अंदर एक तरह से ये ब्रेक थ्रू था कि जो ह्यूमन टेक्स्ट होते हैं उसको उसको प्रेडिक्ट किया जाता है। जैसे आप कोई भी इनपुट दे रहे ह्यूमन टेक्स्ट वगैरह, और आउटपुट में आपको वो एक तरह से क्या होता है कि प्रेडिक्शन ही होता है कि पहले आपने दिस इज माय बुक, राइट, राइट। तो इसमें यदि कोई चीजें प्रेडिक्ट होती है, तो यह दिस है, दिस के बाद में क्या प्रेडिक्ट होना चाहिए, इज प्रेडिक्ट होना चाहिए, इसके बाद में माई प्रेडिक्ट होगा या क्या होगा, माई के बाद में बुक प्रेडिक्ट होगा या बुक का नाम है या कुछ भी। तो इस तरह से ये सीक्वेंशियली प्रेडिक्शंस होता है एक्चुअली। तो ये क्या होता है कि आपके एनएलपी के टास्क होते हैं एक तरह से। तो इसके अंदर एक तरह से बड़ा जो इवॉल्वमेंट हुआ है वो हुआ ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर क्या है, ये सब चीज़ें ये कैसे काम करता है, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके लिए एक अलग टॉपिक चाहिए पूरा, और पूरा सेशन ही अलग होगा। तो फिर हम लोग वापस आते हैं अपने टर्मिनोलॉजी पे। सो ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर, ओके। एक तरह से क्या है, ये आर्किटेक्चर है एआई के अंदर, ये आर्किटेक्चर है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है जो एनकोडर एंड डिकोडर अटेंशन मैकेनिज्म पे काम करता है, ठीक है ना। लेट मी टेक इट डाउन, ठीक है ना। ये इस पे अटेंशन मैकेनिज्म पे काम करता है, ठीक है ना। किसने डेवलप किया था ये, गूगल की ब्रेन टीम ने, गूगल की ब्रेन टीम ने डेवलप किया था। और उन्होंने भी जो पेपर पब्लिश किया था वो क्या है, अटेंशन इज ऑल यू नीड, ये जो है पेपर पब्लिश किया था। और इसी रिसर्च पेपर के अंदर इन्होंने आर्किटेक्चर, जो ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर है, जो कि एनएलपी के अंदर ब्रेक थ्रू मान सकते हैं, उसको पब्लिश किया, ठीक है ना। नाउ यदि एनएलपी के अंदर ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है, अब ये क्या करेगा कि यदि आपने दिस इज माय बुक एंड इस तरह से ये प्रेडिक्ट कर रहा है नेक्स्ट वर्ड और नेक्स्ट टेक्स्ट को, ठीक है ना, और नेक्स्ट सेंटेंस को, नेक्स्ट पैराग्राफ को इस तरह से ये प्रेडिक्ट करने लग जाए, तो ये जो प्रेडिक्शन है काफी ज्यादा एक्यूरेट होने लगा है। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया कि अलग अलग अपने मॉडल्स ट्रेन करने लगे इस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के ऊपर। तो इसी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को यूज करते हुए इन्होंने जो मैं बोल सकता हूँ कि ये एक तरह से बर्ट है, बर्ट एक तरह से एनकोडर मॉडल ही है, ठीक है ना। और जीपीटी, जीपीटी 1.0, ओपन एआई ने अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप किया था, फर्स्ट एलएलएम है ये, फर्स्ट एलएलएम, ओके। तो ये उसके बाद में, तो ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपको क्या करेगा, आपके इनपुट जो भी टेक्स्ट है और ये ऑडियो वगैरह इमेजेस लेगा, और ये आपको आंसर वगैरह जनरेट करेगा, ये कंटेंट जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो एरा जो शुरू हुआ ना, वो हुआ जेन एआई का एक्चुअली, ओके। सो ट्रांसफॉर्मर के बाद में इसको मैं बोल सकता हूँ कि एलएलएम, इसका ये सबसेट हो गया, ओके। एलएलएम हो गया। अब एलएलएम के अंदर ये वापस, ये जो है मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो एलएलएम है, इसके अंदर ही एक तरह से मैं सबसेट बोल सकता हूँ, और या फिर इसको मैं जेन एआई भी बोल सकता हूँ कि ये जेन एआई है। सो लेट मी, यहाँ से एलएलएम के डेवलपमेंट के बाद में जेन एआई का एरा शुरू हुआ है, जेन एआई, ओके, जनरेटिव एआई, ओके। और फिर उसके बाद में ये जो है सबसेट, इसको मैं बोल सकता हूँ कि अगेन ये एआई एजेंट, एजेंटिक, ये सब इसी के अंदर है। तो अब इस सबसेट को मैं थोड़ा सा वापस आपको और ज़्यादा ब्रीफ लेके जाता हूँ, ठीक है ना। तो इस सबसेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सो लेट मी
टेक इट डाउन। ओके, तो इस सबसेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? सो फर्स्ट है कि ये जेन एआई का एरा शुरू हो गया, ठीक है ना। जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई किस पे होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे, ठीक है ना। जेन एआई बेस्ड इन्होंने क्या बना दी? एप्लीकेशंस बना दी। जेन एआई एप्लीकेशंस की मैं बात करूं, ठीक है ना, तो ये कुछ नहीं होता। जेन एआई एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। कोई भी मॉडल यूज करो आप, चाहे जीपीटी का यूज करो, क्लाउडी का यूज करो, मिस्ट्रल वगैरह, लामा यूज करो, और उसके बेसिस आप उसको एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर दिया। देन उसके बाद में क्या हुआ कि रैग, यहाँ पर क्या आ गया? रैग। ये क्या है कि एलएलएम क्या करेगा? हेलुसिनेट करेगा, और उस हेलुसिनेशंस को कम करने के लिए रैग हुआ। यहाँ पर वेक्टर डेटाबेस, यहाँ पर वेक्टर जो डीबी वगैरह है, ग्राफ डीबी है, ग्राफ डीबी, वेक्टर डीबी, ये सब चीज़ें आएगी। एंड देन उसके बाद में एआई एजेंट बनेंगे। इसके भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, अलग अलग अप्रोचेज होती है, और एजेंटिक सिस्टम। ओके, सो ये सब चीज़ें जो अभी अभी जो हाइप में है, एक तरह से बोल सकते हो कि 2023-24 से लगा के अभी जो 25-26 इन फ्यूचर, ये जो है इस पे ही काम चल रहा है, ठीक है ना। रैग पे, एआई एजेंट पे, एजेंटिक सिस्टम है, ग्राफ डीबी, वेक्टर डेटाबेस एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, तो ये सब हो गई। सो होप यू आर क्लियर विथ ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज। मैं इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया हूँ। मुझे आपको ये समझाना था कि हाउ एआई इज रिलेटेड टू। टर्मिनोलॉजी है एआई, एमएल, डीएल, ट्रांसफॉर्मर, ये एलएलएम, ये अब आपको नई नहीं लगेगी। आपको बस ये याद रखना है कि ये सब पूरा एआई एक ब्रॉडर पिक्चर होती है, और उसके अंदर मशीन लर्निंग होती है, और एडवांस मशीन लर्निंग हो गई डीप लर्निंग, जो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करके ये एल्गोरिदम वगैरह डेवलप की गई है। फिर उसी के अंदर फिर ट्रांसफॉर्मर होता है, और जो कि डीप लर्निंग का एडवांस होता है। देन उसके बाद में एलएलएम बने, मॉडल वगैरह ट्रेन होने लगे, जहाँ से जनरेटिव एआई का एक तरह से एरा शुरू हुआ है, और उसी के अंदर फिर एआई एजेंट है, रैग वगैरह, ये सब चीज़ें आ रही है। तो अभी जो हम लोग, अभी जो 2024 से लगा के अभी जो 25-26, ये सब चीज़ें यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं एक्चुअली। ये एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस, और एलएलएम बेस्ड ये लाइक एलएलएम के हेल्यूसिनेशंस को रिड्यूस करने के लिए रैग है, या फिर एआई एजेंट है, मल्टीपल एजेंट्स है, उनका ऑर्केस्ट्रेशंस है, बहुत सारे इससे रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स वगैरह मार्केट में डेवलप हुए। तो अब जो काम चल रहा है वो यहाँ चल रहा है एक्चुअली, या ठीक है। सो गाइज, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी क्वेश्चंस है, देन यू कैन जस्ट पोस्ट, आपके जो भी कमेंट्स है वो डाल देना। और इसके अलावा इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन वन टू वन मेंटरशिप प्रोग्राम, तो उसके लिए मैंने अभी शुरू नहीं किया है, ठीक है ना। तो कोई भी मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए आपको कि हाउ आर यू गोइंग टू बिल्ड योर करियर इन द एआई, इस तरह से यदि कोई इंटरेस्टेड है, तो जस्ट पुट योर कमेंट्स इन द सेक्शन, सो आई विल गेट टू नो। एंड इस पे यदि कुछ काम करना है तो आई कैन जस्ट थिंक ऑफ। सो थैंक्स एवरीवन, थैंक यू।